हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो सेशन रहने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे 50 एमसीक्यू, म्यूजिक प्लस जीके और जीएस, ठीक है। तो जीके और जीएस के प्रश्न भी आपको इसी सेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपके जो बार बार पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो 50 कुल मिलाकर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो चलिए हम लोग सेशन को दोस्तों शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई मेरे, कि चैनल पे अगर आप नए हैं या पुराने हैं और दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी सेशन है आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। और जल्दी आपका बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला प्रश्न हमारा है कि उस्ताद आमिर खां क्या बजाते थे। दोस्तों देखिए, आमिर खां जो थे आपके ये क्या है, इंदौर घराने के संस्थापक माने जाते थे। और इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है क्या, कि उस्ताद आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे। तो जवाब देना है प्रायः ये भैया आपके एक ताल में गाया करते थे। और एक ताल में मात्रा कितने दोस्तों, 12 विभाग बोले तो 6, और ये आपके अगर 6 विभाग हो गए। और इसमें अगर ताली और खाली की बात कर ले तो 3 ताली और 2 खाली इसमें हो जाता है एक ताल में, ठीक है। आ जाइए प्रश्न पे आ जाते हैं, वो क्या है, उस्ताद आमिर खां क्या बजाते थे। तो दोस्तों बजाने से अगर जो संबंधित अगर बात आपसे पूछ लिया जाए तो बजाना ये इनका है क्या, तबला, ठीक है। उस्ताद आमिर खां क्या बजाते थे, तबला बजाते थे। ये प्रायः एक ताल में गायन के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे उस्ताद आमिर खां, इंदौर घराने के संस्थापक। अगला प्रश्न दोस्तों नंबर 2 हमारा प्रश्न है कि राग कल्पद्रुम की रचना किसने की। देखिए, राग कल्पद्रुम के अगर हम रचनाकार के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों राग कल्पद्रुम के रचनाकार हैं कौन, ऑप्शन नंबर 1 कृष्णानंद व्यास हो जाएंगे, ठीक है, कृष्णानंद व्यास। और ये अमीर खुसरो, जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले सेशन में जो बताया था कि प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं और उनके जो रचना है, यानी कि राग जो रचना किए हैं, तो उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो महत्वपूर्ण रागों को मैंने करवा दिया है इससे पिछले सेशन में। आप जाके उसको देख लीजिएगा कि कौन व्यक्ति ने किस राग की रचना की है, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि कल्पद्रुम आपके हो गए कृष्णानंद व्यास, ठीक है। भगवती के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खां है, और ये आपका अमीर खुसरो, राग झीलफ हो गया, तो ये सबके जो है आविष्कारक हो गए, ये इन्होंने रचना किए थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं नंबर 3 का हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विलायत खां क्या बजाते थे। देखिए, विलायत खां, सबसे पहले हम बात कर ले विलायत खां का उपनाम, ठीक है। इनका उपनाम क्या हो जाएगा, विलायत खां का उपनाम है प्राण पिया, ठीक है, प्राण पिया। इनको प्राण पिया कहा जाता था विलायत खां को, ठीक है। और ये जो है आपके क्या बजाते थे, तो विलायत खां क्या बजाते थे दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो जो विलायत खां हैं वो आपके सितार बजाते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, विलायत खां क्या बजाते थे, सितार बजाते थे। और ये जो है पंडित रविशंकर से इनको भी आप लोग जोड़कर देख लीजिएगा, ठीक है। विलायत खां सितार बजाते थे, और सितार जो है क्या है, उसमें 7 तार होते हैं और पूर्णतः जो है भारतीय वाद्य है। अगला प्रश्न है हमारा कि उस्ताद सुल्तान खां क्या बजाते थे। देखिए, सुल्तान खां की हम बात कर ले तो सुल्तान खां जो बजाते थे वो क्या बजाते थे, तो सुल्तान खां का जो जवाब रहेगा इसमें, सुल्तान की अगर बात हो तो सुल्तान जो है आपके सारंगी बजाते थे, ठीक है, क्या, सारंगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सुल्तान खां क्या बजाते थे, तो सारंगी बजाते थे। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, सबसे पहले राग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है या फिर कहाँ मिलता है, किस वेद में मिलता है। तो आपको बताना है यहाँ पे ऋग्वेद, संगीत रत्नाकर, सामवेद। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो है राग शब्द का उल्लेख किसने किया था दोस्तों, ये तो आपको बताना है, लेकिन राग का उल्लेख जो है इससे पहले भी मिलता है, ठीक है, उससे पहले भी मिलता है। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा, किसमें, तो दोस्तों ये संगीत का जो जनक है वेद ना, सामवेद, उसमें ही आपको सबसे पहले राग का उल्लेख मिलता है। अगर आपको सामवेद मिल जाए तो आपको इसी को क्या करना है, आपको इसी को कलर करना है, ठीक है, इसी को। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामवेद के तो 2 भाग होते हैं, आप लोग को पता ही होता है, आर्चिक और दूसरा गान, ठीक है। ये देखिए आपके यहाँ पे 6ठा नंबर जो प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध क्या है। देखिए, इनको 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, ठीक है। और ये बनारस के मंदिर में जो है शहनाई बजाते थे। तो ये क्या बजाते थे, इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो जवाब हमारा क्या रहने वाला है, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी, शहनाई, ठीक है, शहनाई बजाते थे। और इनके गुरु जो थे वो इनके मामा ही गुरु रहे हैं। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उस्ताद अली अकबर खां, ये देखिए अली अकबर हैं कौन, कौन सा वाद्यंत्र से बजाते थे। तो अली अकबर खां का जो वाद्यंत्र था दोस्तों वो कौन सा वाद्यंत्र था, ये जो थे ये किन के, अलाउद्दीन खां जो थे आपके मैहर घराने के संस्थापक, ये उनके पुत्र थे अली अकबर। और अन्नपूर्णा देवी थी जो इन्हीं की बहन थी, यानी कि अलाउद्दीन खां की पुत्री थी, और पंडित रविशंकर जी से उनका विवाह हुआ था अन्नपूर्णा देवी का। तो यहाँ पे एक बजाना पूछा जा रहा है,
देखिए अगर अलाउद्दीन खां के बारे में पूछा जाएगा तो उनको सरोद बताना है, ठीक है। अलाउद्दीन खां के बारे में पूछा जाएगा कि क्या बजाते थे, तो वैसे तो बहुत कुछ बजाते थे, लेकिन मुख्य जो है उनका सरोद है। लेकिन यहाँ पे जो अगर इनसे अगर पूछा जाए कि अली अकबर, तो ये भी आपके क्या हैं, पिता की तरह ही ये भी सरोद बजाते थे, ठीक है। और इनके गुरु कह लें या पिता कह लें अली अकबर खां का, तो इनके गुरु या पिता आप लोग कहेंगे तो वही थे आपके कौन, महर घराने के संस्थापक अलाउद्दीन खां। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उस्ताद बिंदा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए बिंदा जी जो थे आपके बिंदा खां, वो क्या बजाया करते थे, तो वो दोस्तों आपको जवाब देना है, बिंदा जो है आपके बिंदास होकर सारंगी बजाते थे, ठीक है। सारंगी को गज या बो से बजाया जाता है, आप लोग जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और सरोद को किससे बजाते हैं, सरोद को, और ये तबला को किससे बजाते हैं, तो भाई इस समय तो क्या लगता है, हाथी लगता है। और तबला में गट्टा कितना होता है, तो 8 गट्टा होता है। और तबले के बाएं भाग को क्या कहते हैं, डग्गा कहते हैं, ठीक है, डग्गा कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है याद रखनी है। आगे देख लीजिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला क्या कह रहा है, उस्ताद सुल्तान खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। देखिए सुल्तान खां जो थे वो आपके कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, सुल्तान शायद रिपीट हो गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे सारंगी बजाते थे, ठीक है। सुल्तान खां क्या बजाते थे, सारंगी बजाते थे, याद रखना है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा है 10वां नंबर का, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, या फिर संबंध किससे है। तो अमजद अली की हम बात कर लेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, अमजद अली के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो अमजद अली अगर पूछे तो आपको जवाब देना है क्या, अमजद अली का संबंध भी आपके सरोद से हो जाएगा, जैसा कि आपके अली अकबर जी का था, तो सरोद बजाया करते थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नंबर 11 हमारा प्रश्न है कि बड़े गुलाम अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों ये ठुमरी गाया करते थे, लेकिन यहाँ पे अगर वाद्य यंत्र के बारे में अगर जानकारी मिल रही हो तो जान लेने में बहुत उचित है। क्या बजाते थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। इनकी एक दोस्तों प्रसिद्ध ठुमरी है, वो ठुमरी कौन बताएगा मुझे, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। वो ठुमरी देखते हैं कौन बताते हैं मुझे कि इनकी एक प्रसिद्ध ठुमरी है, वो कौन सी है। तो ये जो है आपके पटियाला घराने से संबंध रखते हैं, कौन, गुलाम अली खां, बड़े गुलाम अली खां। तो इनका जो संबंध हो जाएगा वो किस वाद्य यंत्र से, तो इनका भी संबंध आपका सारंगी से हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है सारंगी। तो सारंगी आपके कौन कौन हो गए, बिंदा खां हो गए सारंगी, सुल्तान खां सारंगी बजाते थे, तो ये सब जो है आपको याद रखना है जोड़कर। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर का, बड़े गुलाम अली खां के पिता कौन थे। देखिए इनके पिता के बारे में भी कभी कभार पूछा जाता है, तो पिता याद रखना है, इनका घराना जो मैंने बताया कि पटियाला, लेकिन बड़े गुलाम अली का संबंध जो है वो ठुमरी गायक थे, और वो क्या बजाते थे, सारंगी बजाते थे। लेकिन यहाँ पे है, उन्हें पूछा जा रहा है उनके पिता का नाम क्या है, तो उनके पिता कौन थे, जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अली बख्श उनके पिता थे, ठीक है। कादिर बख्श ये कौन थे, कादिर बख्श ये भी आपके क्या थे, तबला वादक थे, ठीक है, तबला वादक थे कादिर बख्श। अलाउद्दीन खां भाई इनका पूछे तो आपको बताना है सरोद, ठीक है। आप ये मत, इसमें मत कंफ्यूजन रहिएगा कि बहुत सारा वाद्य बजाते थे तो जवाब क्या दे, सरोद जवाब देना है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न नंबर 13 हमारा है, सबसे पुराना राग किसे माना जाता है। दोस्तों एक मान्यता है कि सबसे पुरानी राग यही है, वो कौन है दोस्तों, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। सबसे पुराना राग किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, मालकौंस को सबसे पुराना राग माना जाता है। और इसी मालकौंस को कर्नाटकी संगीत पद्धति में क्या बोला जाता है, हिंडोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हिंडोल, ये आपको याद रखना है, हिंडोल कर्नाटकी संगीत पद्धति में कहा जाता है, ठीक है। और हमारा शुद्ध थाट जो है वो कौन सा है, बिलावल। और दरबारी कान्हड़ा जो है ये आपके, इसके आविष्कारक कौन थे, ये आपके तानसेन को माना जाता है, तानसेन को, दरबारी कान्हड़ा शायद तानसेन को ही, एक बार इसको मैं क्लियर कर दूंगा अगली भी क्लास में। वैसे मुझे जहाँ तक कि आ रहा है याद, तो ये दरबारी कान्हड़ा शायद तानसेन का ही है इसको, ठीक है, एक बार देखिएगा आप। आपको आगे बता दें, अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, रागों के राजा के नाम से किन्हें जाना जाता है। देखिए रागों के राजा जो है वो किनको कहा जाता है, कोई व्यक्ति हैं जिनको कहा जाता है रागों के राजा के नाम से जाना जाता है। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका, रागों के राजा जो कहे जाते हैं वो कौन है, स्वाति तिरुनल, ठीक है, स्वाति तिरुनल। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ये संबंध रखते हैं कर्नाटकी संगीत पद्धति से, और कर्नाटकी संगीत पद्धति का जो है पितामह वो पुरंदरदास को कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है हमारा कि बिस्मिल्लाह खां के गुरु कौन थे। देखिए गुरु यानी दोस्तों इनके मामा, अब बताना है कि इसका नाम क्या था इनके मामा का। तो इनका जो नाम था दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां के जो गुरु माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, हमारा जवाब हो जाएगा अली बख्श बिलायती, ठीक है,
अली बख्श बिलायती, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये आपका इनके क्या थे, मामा थे। ठीक है, याद रखना है कौन थे, मामा थे किनके, बिस्मिल्लाह खां के। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा, राजा खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। राजा खान, दोस्तों राजा खान की अगर बात हो तो राजा जो है वो क्या करते हैं, राजा सारंगी बजाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, राजा सारंगी बजाते हैं। सारंगी से आपके उस्ताद सुल्तान खां, उस्ताद बिंदा खां, ये सब राजा खां, ये सब कौन है, ये सब आपके सारंगी वादक हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा है, उस्ताद अल्लाह रखा, ये भाई अल्लाह रखा कौन है। अल्लाह रखा जो आपके ये हैं, आपके मैं बता दूं कि जो जाकिर हुसैन है ना तबला वादक, उन्हीं के ये पिता हैं अल्लाह रखा। तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है अल्लाह रखा, तो इसका जो जवाब हो जाएगा, अल्लाह रखा का संबंध किससे हो जाएगा, ये आपके तबला से हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह रखा घराना पूछे तो पंजाब घराना। ठीक है, याद रखिएगा पंजाब घराना। तो ये आपके हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न हमारा है, दुनिया का पहला सुल्तान कौन था। यहाँ पे आपको जीके जीएस का प्रश्न जो है देखने को मिल रहा है। दुनिया का सबसे पहला सुल्तान कौन था भैया, आपके जो पहले सुल्तान थे वो आपके कौन थे, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों इनको जो है जाना जाता है किस लिए, 2.5 दिन का झोपड़ा पूछता है ना एक, कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे जिन्होंने क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया। कहाँ, दिल्ली में है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपके अमीर खुसरो जो थे, ये आपके किस वंश के थे, देखिए अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात किया जाए तो इनका वंश जो था ये गुलाम वंश के राजा थे, गुलाम वंश के शासक थे, और यही थे दुनिया के पहला सुल्तान। और अमीर खुसरो जो हैं ये आपके किसके दरबारी कवि थे, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, वो खिलजी वंश के शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी। और ये चंगेज खां, ये मंगोलिया का निवासी था भाई, चंगेज खां। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, सरोद के आविष्कारक किनको माना जाता है। सरोद का, यहाँ पे शुद्ध वर्ड हो जाएगा, का लगा देंगे। सरोद का आविष्कारक किनको माना जाता है, तो दोस्तों सरोद का जो आविष्कारक है वो किनको माना जाता है, तो जवाब एक कहा जाता है ऐसा कि ये आपका हो जाएगा नियमतुल्लाह खां और गुलाम अली खां को सरोद का आविष्कारक माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने ही सरोद को बनाया था। कौन, नियमतुल्लाह खां और गुलाम अली खां। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर का, राग दर्पण के लेखक कौन हैं। दोस्तों देखिए, एक आपका होता है संगीत दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज को, संगीत दर्पण। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे राग दर्पण। तो संगीत दर्पण पहले देख लेते हैं कि इसके लेखक कौन है। तो संगीत दर्पण हो जाएगा आपका दामोदर। ठीक है, पंडित दामोदर आपके हो जाएंगे संगीत दर्पण के लेखक। और यहाँ पे आपके जो राग दर्पण है, यहाँ पे जो राग है आपका, तो राग दर्पण के लेखक ऑप्शन नंबर ए फकीरुल्लाह। ठीक है, फकीरुल्लाह राग दर्पण के लेखक हैं। देखिए मोहम्मद रजा, सबसे पहले इन्होंने ही बिलावल को शुद्ध ठाट के रूप में माना था। बिलावल को सबसे पहले शुद्ध ठाट के रूप में किसने माना, क्योंकि पहले जो हुआ करता था दोस्तों, पहले हुआ करता था काफी को शुद्ध माना जाता था। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन समय में कौन सा ठाट जो था वो शुद्ध माना जाता था, तो काफी। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो अभी वर्तमान में बिलावल ही है, और सबसे पहले मानने वाले थे मोहम्मद रजा। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है इनका भाई, कौन कौन बता सकता है इसको, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका ग्रंथ कौन सा है। राजा नवाब अली जो कि लाहौर के थे, मोहम्मद रजा पटना के थे। तो जवाब देना है, दोनों के बारे में आप लोग मुझे फटाफट जरा सा देखते हैं, कमेंट कीजिए कि कौन कौन से लोग कमेंट कर पाते हैं कि इन दोनों का ग्रंथ जो है कौन कौन सा ग्रंथ है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ जो सही जो ऑप्शन जो हमारा हो गया फकीरुल्लाह, राग दर्पण फकीरुल्लाह। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं 21 नंबर का प्रश्न है, 3 स्वर वाले रागों की रचना किसने की। देखिए दोस्तों, राग में कम से कम आप लोग जानते ही होंगे कि लक्षण जो है, रागों के लक्षण में आप लोग पढ़े होंगे कि राग में कम से कम जो है 5 स्वर लगते हैं, और अधिक से अधिक जो है कितने, 7 स्वर लगते हैं। तो भाई ये जो तो आपका पूछा जा रहा है कि 3 स्वर लगने वाले राग, तो इसकी जो रचना हुई होगी भाई किसने किया था। तो राग का ये लक्षण है, राग का ये नियम है कि कम से कम 5, अधिक से अधिक 7, और आपके म और प कभी दोनों एक साथ वर्जित नहीं हो सकते हैं, ये भी आपके लक्षण में शामिल है। और षडज जो है किसी राग में कभी भी वर्जित नहीं हो सकता है, षडज को हमेशा ही रहना है, और म प में से दोनों एक साथ नहीं वर्जित होगा, दोनों में से कोई एक को हमेशा रहना है। ठीक है, तो राग के लिए नियम को समझ गए। अब देखिए 3 स्वर वाले जो राग के रचनाकार थे वो कौन थे, तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बाल मुरली। याद रखिएगा आप लोग, बाल मुरली। ठीक है, बाल मुरली। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है
22 नंबर का, इनमें से कौन भारत के प्रसिद्ध वीणा वादक हैं? दोस्तों देखिए, वीणा जो हमारा क्या है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र में गिना जाता है भाई वीणा को, याद रखिएगा वीणा को। तो इसमें ये जो है भारत में सबसे प्राचीन जो है वीणा वादक, वो किनको माना जाता है? वो दोस्तों आपके हैं असद अली खां। ठीक है, असद अली खां सबसे प्रसिद्ध जो वीणा वादक हैं भारत के, वो असद अली खां हैं। ये क्या बजाते थे? अगर प्रश्न बने, देखिए वीणा के तो प्रकार बहुत है ना भाई, तो वीणा के जो प्रकार हैं वो बहुत है, तो कौन सा वीणा बजाते थे? अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछ देना आपको तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, इसलिए आपको याद रखना है ये भाई आपके बजाते थे रुद्र वीणा। ठीक है, याद रखना है रुद्र वीणा, रुद्र वीणा। और भैया आपके जो मतंग जी थे ना, मतंग भी रुद्र वीणा बजाया करते थे। और आविष्कार किसका किया था मतंग ने? मतंग ने किन्नरी वीणा का आविष्कार किया था, किन्नरी वीणा का आविष्कार किया था और बजाया करते थे रुद्र वीणा। ठीक है, असद अली खां भी रुद्र वीणा बजाते हैं, याद रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वो 23 नंबर का प्रश्न है कि राम नारायण, देखिए मैंने बताया था एक बार, और राम नारायण का प्रश्न यहाँ पे दूसरी बार आया है। राम नारायण सारंगी बजायन, तो दोस्तों राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा? राम नारायण सारंगी बजायन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब, राम नारायण सारंगी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न जो रहने वाला है वो क्या है? 24 नंबर का, पहली महिला सरोद वादक। भाई महिला जो है सरोद वादक बताना है क्या? वो सरल नहीं भाई, यहाँ पे सरन होगा। सरन रानी है, अन्नपूर्णा देवी है, गिरजा देवी है, इन उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब देना दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? इसका जवाब यहाँ पे सरल नहीं, यहाँ पे सरन, आप लोग को याद रखिएगा सरन रानी। ठीक है, आप इस तरह से लिख लीजिए सरन रानी। तो ये आपके जो जवाब हो जाएंगे, पहली महिला सरोद वादक के रूप में जिनको जाना जाता है दोस्तों, ये है आपके सरन रानी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरन रानी। ठीक है, सरन रानी क्या बजाती है? सरोद बजाती है। अगर आपको अन्नपूर्णा देवी के बारे में बात किया जाए दोस्तों, ये क्या बजाती हैं? तो याद रखिएगा सुरबहार बजाती है भाई, सुरबहार। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार बजाती हैं। गिरजा देवी का संबंध दोस्तों बनारस घराने से है और ये ठुमरी गायिका है। ठीक है, ठुमरी, गिरजा देवी, सविता देवी, ये सब क्या है? ठुमरी। तो क्लियर, आगे बढ़ लेते हैं। 25 नंबर का प्रश्न हमारा है कि बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम क्या था? देखिए बिस्मिल्लाह खां, मैंने बताया कि इनके जो गुरु थे वो मामा ही रहे थे, और बिस्मिल्लाह खां का जो है जन्म बिहार के डुमरांव में ही हुआ था। ठीक है, डुमरांव जो कि आपके शायद बक्सर जिला में पड़ता है, कोई बात नहीं, आपको याद रखना है डुमरांव, याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो डुमरांव में, राज्य कौन सा? तो बिहार राज्य में। और इनका क्या था मूल नाम? तो मूल नाम की बात कर ले दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी कमरुद्दीन खां। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम क्या था? कमरुद्दीन खां। आगे देख लीजिए, अगला हमारा प्रश्न है टी.एच. विनायकरम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? टी.एच. विनायकरण दोस्तों ये आपके जो है साउथ से है, नाम से भी कभी कभी पकड़ लिया कीजिएगा और ऑप्शन में भी देख लिया कीजिएगा कि कैसा है। अगर मान लीजिए कि कभी कभार रहता तबला रहता, तो आपको एक कॉन्सेप्ट तो एक तरह से क्लियर हो जाएगा ना कि तबला जो है उत्तरी का है, दक्षिणी में तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो टी.एच. जो विनायकरम है उनका संबंध है किस वाद्य यंत्र से? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 नंबर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाटम। ठीक है, ये घाटम से संबंधित। देखिए यहाँ पे आपको नाद स्वरम दिख रहा है, इसको जो है नाद स्वरम को उत्तर भारत में इसी को शहनाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में इसी को शहनाई के नाम से ही जाना जाता है। कभी प्रश्न पूछ देता है कि शहनाई को कर्नाटक संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं? तो नाद स्वरम के नाम से जानते हैं। और शहनाई में जो है स्वर की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों, तो वो भी प्रश्न पूछता है, तो आपको याद रखना है पत्ती के द्वारा, याद रखिएगा पत्ती। ठीक है, पत्ती के द्वारा। और टी.एच. विनायकरम का संबंध घाटम, याद है। चलिए आगे देख लेते हैं। 27 नंबर का प्रश्न हमारा है, क्या पूछ रहा है 27 नंबर? रामनाथ वी राघवन, रामनाथ वी राघवन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए रामनाथ भी हो तो इतना याद रखिएगा कि रामनाथ टी राघवन जो है, कभी कभी वी नहीं देता है, यहाँ पे रामनाथ राघवन पूछ देता है। तो रामनाथ राघवन का जो संबंध हो जाएगा वो कौन से वाद्य यंत्र से? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदंगम से इनका संबंध हो जाएगा, मृदंगम। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर का, इनमें से कौन सा एक बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है? देखिए बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत पूछा जा रहा है, तो बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय गीत है दोस्तों, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, आल्हा। ठीक है, ये आल्हा जो है कहाँ आपके प्रसिद्ध है लोकगीत? तो ये आपके बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है लोकगीत। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर का, पारंपरिक लोक संगीतकार, ये जो है आपके मंगनियार और लंगा,
किस राज्य से संबंधित है? तो मंगनियार और लंगा जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से ये संबंधित व्यक्ति हैं। आगे देख लेते हैं नंबर 30 हमारा प्रश्न है कि खुआंग किस राज्य का वाद्यंत्र माना जाता है? खुआंग एक वाद्यंत्र होता है दोस्तों जिसमें कि क्या होता है, चमड़ा मढ़ा हुआ होता है। ठीक है, चमड़ा मढ़ा हुआ होता है दोनों तरफ से और ये आपके इस तरह से जो है लगे हुए होते हैं, कसे हुए होते हैं। तो ये जो है खुआंग, ये आपके किस राज्य का वाद्यंत्र है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। और मीजो जो है आपके, मीजो अगर पूछे तो मीजो का संबंध भी मिजोरम से ही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये जो आपके आ गया दोस्तों जीके जीएस सेशन का प्रश्न है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये जो प्रश्न अभी करवाएंगे ना जीके जीएस का, ये आपके एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए आप लोग को एक भी मिस नहीं करना है। मान लीजिए ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर हो रहा है। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम नंबर 1 से स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा कि प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक कारक नहीं है जो तरंग की गति को प्रभावित करता है? दोस्तों फिजिक्स से प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपके साइंस का प्रश्न है। तो ये कौन सा एक कारक नहीं है जो कि तरंग की गति को प्रभावित करता है? तो तरंग की गति को प्रभावित किसके कारण नहीं होता? तो देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा, यहाँ पे जवाब रहने वाला है तरंग का आयाम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं जीके वाले सेशन का नंबर 2। तो बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? देखिए बारूद में दोस्तों बता दें आपको कि गंधक, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये दोस्तों तीनों होते हैं। ठीक है, तीनों होता है बारूद में, गंधक, पोटेशियम और नाइट्रोजन। इस हिसाब से हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देख लेते हैं नंबर 3 जो है जीके जीएस सेशन का तीसरा प्रश्न है कि पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है? भाई देखिए कभी कभार क्या होता है ना कि फटाफट आप लोग देखेंगे कि किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, नहीं पे कभी कभार क्या होता है, ध्यान नहीं जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देकर करना है कि किस रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, किस लिए? तो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए। तो जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए पानी की कठोरता के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे सभी प्रकार के रसायन जितने भी आपको दिख रहा है ना, धोवन सोडा यहाँ पे होगा, तो बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और धोवन सोडा, इन सभी का प्रयोग किया जाता है पानी की कठोरता को दूर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपका जो जवाब है कि नहीं पूछ रहा है, तो जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हमारा जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? देखिए जब प्रयोगशाला में होता है तो सिल्वर नाइट्रेट एक होता है आपका केमिकल, उसको क्या करते हैं कि भूरे रंग के ही बोतल में उसको रखते हैं। क्यों क्या वजह है? क्या प्रकाश के मार्ग को रोकने के लिए, या फिर प्रकाश के मार्ग में चलने के लिए, या प्रकाश का मार्ग बदलने के लिए? तो दोस्तों ये जो है आपका जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जवाब देना है चौथा नंबर का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के मार्ग को रोकने के लिए। इसीलिए भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है ताकि प्रकाश जो है अंदर तक सिल्वर नाइट्रेट तक नहीं पहुंच सके। ठीक है, ये जो है इसका एक अद्भुत जो है रिएक्शन देखने को मिलता है दोस्तों, इसीलिए इसको भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है नंबर 5, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन रूप एंटी पार्टिकल होता है? देखिए एंटी पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का कौन सा रूप है? देखिए ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन के रूप हैं। तो कौन सा रूप जो है दोस्तों ये आपके क्या होते हैं? एंटी पार्टिकल होता है। तो जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन क्या होता है? ये जो है इलेक्ट्रॉन का एक रूप है जो कि एंटी पार्टिकल होता है। कौन? पॉजिट्रॉन क्या होता है? एंटी पार्टिकल। और ये किसका रूप है? इलेक्ट्रॉन का। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में आयरन की कमी का लक्षण है? देखिए इंसानों में अगर भाई आयरन की कमी का अगर लक्षण दिखेगा तो आप लोग टेस्ट करवाते हैं बहुत, तो उसमें पता चलता है कि आरबीसी जो है कम है, डब्ल्यूबीसी कम है, तो वो सबसे। लेकिन यहाँ पे अगर पौधों में अगर आयरन की कमी हो जाए भाई, आयरन की, तो कैसे पता चलेगा? क्या पत्ता पीला पड़ जाएगा, या फिर विकास जो है उसका रुक जाएगा, अवरुद्ध विकास, या पत्तियों में मृत धब्बे? तो क्या होगा इसका, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा, पत्तियां जो है वो पीला पड़ जाएगी। इसी से समझ में आता है कि भाई पौधों में आयरन की कमी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 7वां नंबर प्रश्न है
पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है भाई? पाचन तंत्र में तो अग्नाशय का जो कार्य रहता है दोस्तों पाचन तंत्र में, वो क्या करता है? देखिए आपको मैं बता दूं, अग्नाशय में क्या होता है, इंसुलिन एक नामक हार्मोन होता है, इंसुलिन। ठीक है, आपको याद रखना है इंसुलिन जो है वो कहाँ स्रावित होता है? इंसुलिन आपके अग्नाशय में स्रावित होता है। और ये क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है? अग्नाशय में स्रावित होता है। और अग्नाशय का क्या काम हो जाता है उसके बाद? तो अग्नाशय का भाई काम हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। ठीक है, ग्लूकोज लेवल, जो आपके जो ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। कौन? अग्नाशय, क्योंकि वहीं पे तो इंसुलिन का स्रावित होता है। और इंसुलिन भाई अगर कम मात्रा में बनेंगे तो गड़बड़ है, डायबिटीज होने का जो है खतरा बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाता है, पक्का हो जाता है। आगे देख लेते हैं, 8वां नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है किस प्रकार के कोशिका विभाजन से? इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो जवाब हो जाएगा समसूत्रण। ठीक है, समसूत्री विभाजन जो है आपके, उससे क्या होता है कि एक कोशिका जो है कोशिका विभाजन होता है जिससे दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यानी कि वो रहता है एक, लेकिन समसूत्रण उससे क्या होता है, दो अलग अलग जो है उसका निर्माण हो जाता है। किससे? तो समसूत्रण से। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नंबर 9 हमारा प्रश्न है कि गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किसने किया है? देखिए हाल में ही किया गया है, पिछले साल जो है ये हुआ है। तो आपको जवाब क्या देना है कि हाल में ही अगर पूछे आपको कि गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है, जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है, क्योंकि इसकी संख्या जो है ना दोस्तों, ये जो है निरंतर कम होते जा रही है। और ये जो है डॉल्फिन जो है सबसे समझदार मछली में से एक है, सबसे समझदार होता है, बहुत अच्छा, ये फ्रेंडली होता है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा नंबर 10, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपनी नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया था? देखिए आपको याद होगा कि इजराइल और हमास में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इजराइल और हमास में जो आपके जो युद्ध हुए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो है अपने नागरिकों को भारत सरकार जो है ला रहा था। तो उस लाने के दरमियान में जो ऑपरेशन चलाया गया कि वहाँ से जो है अपने नागरिकों को निकाला जाए इजराइल से या फिर हमास से, तो जो निकाल रहे थे अपने नागरिकों को, तो उस निकालने की जो नाम दिया गया था, जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसका क्या नाम था? तो जवाब देना है उसको। तो उसका जो नाम था ऑपरेशन अजय। ठीक है, ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल हमास संघर्ष जब हुआ था तो वहां से अपने व्यक्तियों को लाया गया और उसका नाम दिया गया ऑपरेशन अजय। आगे देख लेते हैं, 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए याद रखिएगा, प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट अब करवा रहे हैं, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पूर्वी देशांतर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है? क्या 68 डिग्री 7 है पूर्व, 81 डिग्री 19 पूर्व, या 97 डिग्री 25 पूर्व? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 97 डिग्री 25 जो है आपका पूर्व हो जाएगा। ये सबसे पूर्वी देशांतर है, क्योंकि पूर्व है तो पूर्व ही रहेगा ना भाई। तो 97 डिग्री 25 आपको याद रखना है, पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है नंबर 12 हमारा है कि निम्नलिखित में से दिन और रात किस अक्षांश पर बराबर होते हैं? तो दिन और रात जो है कौन सा अक्षांश पे बराबर होता है? क्या भूमध्य रेखा पर, क्या ध्रुव रेखा पर, क्या उपोष्ण पर? तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से एक जवाब है, इसलिए मैंने अगला ऑप्शन नहीं पढ़ा। तो इस पे एक जवाब जो हो जाएगा, आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि रात और दिन जो है, दिन और रात अक्षांश पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहाँ? भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 13 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में प्री कैब्रियन महाकल्प की चट्टान के उदाहरण इनमें से कौन है? देखिए प्री कैब्रियन जो है आपके चट्टान, इसके अगर हम उदाहरण की बात कर ले तो यहाँ पे जो आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पे आपका कोई जवाब नहीं है। कुडुप्पा समूह छोटा नागपुर में भी ऐसा नहीं है, और आपकी अगर हम बात कर ले तो धाखाड़ में भी ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसका कोई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें। दोस्तों वो जो ऊपर में जो प्रश्न था ना, वो पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि गलत कथनों का चयन करना हमें कि गलत कौन सा है, यानी कि 3 इसमें से सही है। ठीक है, देखते हैं। पालनी पर्वत जो है वो तमिलनाडु राज्य में है, बिल्कुल हाँ, जी हाँ, ये सही है आपका। पालकोंडा पर्वत केरल राज्य में है।
पालकोंडा पर्वत जो है आपके केरल राज्य में है दोस्तों, यहाँ पे तो ये गलत हमें दिख रहा है। ठीक है, पहले सारा पढ़ लेते हैं। नीलगिरी तमिलनाडु और केरल में स्थित है, ये भी आपका सही है। नीलगिरी जो आपके पर्वत है वो तमिलनाडु और केरल में स्थित है। और यहाँ पे आपका जो जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गलत मुझे यही मिला 2 नंबर का ऑप्शन वाला, तो यहाँ पूछ रहा है कि गलत कथन का चयन कीजिए, तो भाई 2 नंबर वाला तो गलत है ना, इसलिए हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ये आपको याद कर लेना है कि पालनी पर्वत तमिलनाडु में है और नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु और केरल में स्थित है। तो ये दोनों कथन आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 15 हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अवसादी चट्टान में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सत्य वाले को हम लोग पहले जानना चाहेंगे, पहचानेंगे। देखिए अवसादी चट्टान परतदार होते हैं, तो परतदार तो बिल्कुल होता है भाई, ये तो सही है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, इस बार सत्य वाला पूछ रहा है। तो इनमें जीवाश्म एवं खनिज तेल पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। अवसादी चट्टानों में क्या होता है कि इसमें जो है जीवाश्म और खनिज तेल जो है भरपूर मात्रा में, अच्छे खासे मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए हमारा दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा क्या है, इससे कोयला बनता है, भाई देखिए ये गलत है आपका, ये गलत है, इसलिए हमारा क्या पूछ रहा है, कौन कथन सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको ध्यान देना है। आगे देखिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा आगे देख लेते हैं। महासागरों पर जल का औसत वार्षिक तापमान इनमें से कितना होता है। याद रखना है, जल का औसत जो है वार्षिक तापमान महासागरों का पूछा जा रहा है। तो इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स मोड में क्वेश्चन को पढ़ना है कि महासागरों पर जल का औसत, महासागरों पर जल का औसत वार्षिक तापमान में कितना होता है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा आपका 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड, यही होता है आपका महासागरों में जल का औसत वार्षिक तापमान, कितना 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो हमारा आगे जो प्रश्न है हमारा, वो क्या कह रहा है, द इंडियन मेट्रोपोलिस पुलिस के पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए द इंडियन मेट्रोपोलिस जो है आपके पुस्तक, उसके लेखक कौन है। तो अगर ऐसा पूछे तो ये बताना है आपको, ऑप्शन नंबर बी, फिरोज गांधी इसके जो है राइटर है। द इंडियन मेट्रोपोलिस ग्रंथ के लेखक या फिर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे फिरोज गांधी। ठीक है, फिरोज गांधी, द इंडियन मेट्रोपोलिस के लेखक फिरोज गांधी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 18 है दोस्तों हमारा कि कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी। कैगा जो है आपके, जो इसकी जो स्थापना की हम बात कर ले दोस्तों, तो कैगा परमाणु विद्युत गृह का स्थापना हुआ था सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, उसी समय आपके उत्तराखंड भी अलग हुआ था, उत्तराखंड और उसके, तो ये आपके हो गया उत्तराखंड जो आपका बटा था, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से आपका बट गया था, और ये बिहार से झारखंड भी बटा था। बिहार से कहाँ, झारखंड भी, यही 2000 ईस्वी में ही अलग हुआ था। तो कैगा का परमाणु विद्युत गृह का स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। आगे देख लेते हैं। नंबर 19 हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि वहाँ पे प्रश्न जो है पूछा जा रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, भारत में पहली, भाई यहाँ पे एक साथ ही लिखा गया है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो आधार था वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल जो है वो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। ठीक है, 1, 6, 1, 9 इस तरह से करके मैं आपको बता देता पूरा। चलिए किसी क्लास में मैं पूरा पंचवर्षीय योजना बता ही दूंगा। ठीक है, पहला जो आपका हुआ था कब हुआ था, 1951 ईस्वी में, दूसरा 1956 ईस्वी में, ऐसे लगाते जाना, 1, 6, 1, 9, 4, 0, 5 ऐसे करके है, बता दूंगा अगली क्लास में कभी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है 20 नंबर का प्रश्न हमारा है, जो कि आपका क्या पूछा जा रहा है, भारत में न्यायिक सेवा के जनक किन्हें कहा जाता है। देखिए न्यायिक सेवा के जो जनक बहाल करने, यानी कि जो जनक थे, न्यायिक सेवा बहाल करने वाले जो व्यक्ति थे, जो गवर्नर थे, वो कौन थे, किनको माना जाता है। जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। इनको भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके जो है यहाँ पे जो है टोटल मैंने 50 प्रश्न करवा दिया, जिसमें कि म्यूजिक के 30 प्रश्न थे और प्लस आपके हम बात कर ले तो 20 प्रश्न यहाँ पे जीके जीएस के जो थे। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अगर नहीं याद हुआ हो तो फिर से आप लोग देख कर बिल्कुल याद कर लीजिएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा इस चीज़ को।
ठीक है, तो मुझे फटाफट जो है दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन दोस्तों आप लोग को कैसा लगा है। और आपसे फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं, और बाकी जो है बस एक प्यार के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और मिलेंगे आपसे नए सेशन में और नए प्रश्नों के साथ। ठीक है, जब तक के लिए खूब ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।